नमस्कार। सर्वदलीय गोरक्षा मंच की प्रार्थना। गौ भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त है वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती है। पुत्रार्थी पुत्र पाता है, कन्यार्थी कन्या, धनार्थी धन, धर्मार्थी धर्म, विद्यार्थी विद्या और सुखार्थी सुख पा जाता है। विश्व भर में कहीं भी गौ भक्त को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष भी बिना गाय के पूंछ पकड़े संभव ही नहीं। वैतरणी पर यमराज एवं उसके गण भयभीत होकर गाय के पूंछ पकड़े जीव को प्रणाम करते हैं। सर्वदलीय गौरक्षा मंच का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और गौवंश को अभ्युदय घोषित करना, साथ ही शाकाहार का प्रचार करते हुए कम से कम भारतीयों को जियो और जीने दो की राह का पथिक बनाना है। हमारा मानना है जब तक गौवंश की हत्या होती रहेगी संसार में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप, आतंकवाद और अलगाववाद जारी रहेगा। ध्यान रहे, गौ मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक कहते आए हैं। और एक निवेदन, राम मंदिर, राम सेतु आदि मुद्दों से भी पहला मुद्दा गौ हत्या बंद कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना होना चाहिए। हमारा प्रयास अगर आपको सही लगा तो जरूर आचरण में लाने की कोशिश करें। तो फिर क्या सोचा आपने? दो तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर हम बनाना चाहते हैं और कौन सी तस्वीर बन रही है? इतना सब देखने के बाद भी क्या हम हालात नहीं बदलेंगे? फिर से सोचिए, हम क्या थे, हालात क्या थे और क्या हो गए? विश्व इतिहास के पन्ने, इन पन्नों में कई ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली दास्तानें छिपी हैं जिनका जिक्र तो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। कारण जो भी हो, लेकिन इन पन्नों में दबी हैं कुछ दास्तानें। साल 1777 मैसूर साम्राज्य का चित्रदुर्ग किला, हैदराबाद का निजाम हमला बोल चुका था। 3000 सैनिक और भारी लवाजमा जवाब में थे, हैदर अली के चंद सैनिक। लेकिन यही वो वक्त था जो सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था, क्योंकि मौके की नजाकत को भांपकर हैदर अली ने अपनी उस टुकड़ी को मोर्चे पर उतार दिया जिसके सामने किसी का भी टिकना मुमकिन नहीं था, और उस टुकड़ी का नाम था अमृत महल। गौवंश की एक ऐसी फौज जिसके आगे दुश्मन की रूह फना हो जाए। इस टुकड़ी के मात्र 237 बैलों के सींगों पर मशाल बांधकर हमला किया गया और हमले के चंद मिनटों में ऊंचे कद और गठीले बदन वाले अमृत महल बैलों के आगे
निजाम की सेना बर्बादी का मंजर देख रही थी। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने भी अपनी आर्मी में गौवंश को शामिल कर कई जगह विजयी पताका फहराई। भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने का रुख करते हैं। जिक्र मिलता है प्रथम विश्व युद्ध में। बात मेसोपोटामिया की है, जहां जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मेसोपोटामिया में सेना के साथ अमृत महल बैलों की टुकड़ी थी, जिसने प्रतिकूल मौसम में भी सेना का जमकर न केवल साथ दिया, बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये बात बेशक पुरानी है, लेकिन गाय जब नाराजगी पर उतरती है तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। गौवंश के इस रूप से शायद आप अनजान रहे हो, लेकिन धर्म कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, गौवंश की महिमा सभी ने मानी भी है और जानी भी है। गाव है स्वर्गस्य सोपान, गाव है स्वर्गीय अभिपूजिता, गाव है कामधूमो दिव्यो नायन किंचित स्मृतम्। गाय यानी भारतीय संस्कृति की पहचान। पुराणों के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ी, जिसकी हर जगह पूजा होती है। सभी अभिलाषित वस्तुओं को प्रदान करने वाली गायों से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं। एक चिंतक ने बहुत ही सुंदर मजा का प्रश्न किया कि भारतीय संस्कृति के रक्षक कौन? भारतीय संस्कृति को पलने की ताकत देने वाली व्यवस्था कौन? और जब उनके ऊपर बहुत कुछ विद्वानों के साथ चिंतन की संगोष्ठी की गई तो एक बात ही पता चली कि मानवों के साथ, हमारे साथ जिस प्रकार से गौ माता जुड़ी हुई है और ये गौ माता के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सामाजिक उन्नति में हो, चाहे वो धार्मिक हमारी व्यवस्था में हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था में हो, लेकिन हमेशा उनका उपकार हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा। गौवंश भारत में उस तट रेखा के मानिंद रहा है जिसके समानांतर भारतीय इतिहास की नदी बही है। फिर चाहे बात रामचंद्र जी के पूर्वज राजा दिलीप की हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की, हर कालखंड में गौवंश ने मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्नत किया है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। गौवंश का महत्व अगर किसी ने बताया तो वो कृष्ण ही थे। कृष्ण जिनके कई नाम हैं और उनमें से एक नाम है गोपाल। गोपाल जिसका अर्थ है गौवंश का पालन करता। गोपाल की लीलाएं हमेशा गायों के इर्द गिर्द ही रही। धरती पर प्रचलित हर धर्म और संप्रदाय ने गोवंश के महत्व को स्वीकार किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने साफ कहा, गाय का दूध और घी सेहत के लिए जरूरी है, पर उसका मांस कतई नहीं। हदीस में भी इस बात का साफ जिक्र है। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का तो जिन्न ही बैल था। भगवान महावीर ने भी गौवंश का महत्व संसार भर में फैलाया। वहीं गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह भी गौ रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। लेकिन इन सब के बाद भी वर्तमान युग में केवल धन को ही पूजा जाता है। पर अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ लक्ष्मी का स्वरूप ही है, जो हमसे कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। आस्था के साथ गौवंश का जुड़ाव हमेशा से रहा है, लेकिन आधार इसका तब भी वैज्ञानिक ही था, और आज वर्तमान में आस्था के बजाय हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन गौवंश हर कौन से मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है।
धर्म हो या विज्ञान, गौवंश की महत्ता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। विभिन्न शोध ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय गौवंश मानव जाति के लिए अलौकिक और अनुपम वरदान है। हालांकि वैज्ञानिक शोधों के ही दूसरे पहलू पर नजर दौड़ाई जाए तो कई बार ये तक पता चला कि गाय के दूध से कैंसर जैसे रोग जनित होते हैं। बेशक यकीन करना मुश्किल है, सच भी है, लेकिन सिर्फ आधा सच। इससे आगे का सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में दो तरह का गौवंश होता है। एक वो जिनके उत्पाद इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, तो दूसरे के आबाद। पहला गौवंश A1 टाइप का है और दूसरा A2 टाइप। रिसर्च से यह साफ हो चुका है कि अधिकांश विदेशी गौवंश A1 टाइप हैं, जिनके उत्पाद नुकसानदेह हैं। ऑकलैंड की A2 कॉर्पोरेशन और साइंटिस्ट कोरिन लैक मैकने के मुताबिक A1 टाइप की गायों के दूध में बीटा कैसीन A1 होता है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 का निर्माण तेजी से होने लगता है। साथ ही इससे कई तरह के कैंसर जनित रोग होने की पुष्टि हुई है। हेल्थ जनरल न्यूजीलैंड के मुताबिक A1 टाइप के दूध से हार्ट डिजीजेस, मानसिक रोग, शुगर, गठिया जैसे रोग होने की संभावना रहती है। एक सर्वे के मुताबिक स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में A1 टाइप का दूध इस्तेमाल करने से लोगों में हार्ट डिजीज और शुगर डिजीज के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं फ्रांस और जापान में A2 टाइप का दूध पीने से ऐसे मामलों में कमी देखी गई। अब सवाल यह है कि A1 और A2 टाइप की गायों की पहचान कैसे हो। पश्चिमी वैज्ञानिकों के मुताबिक हॉलिस्टीन, रेड डेनिश और फ्रीजियन ब्रीड A1 टाइप की हैं, यानी विदेशी नस्ल की गाय A1 कैटेगरी की हैं, जो फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा हैं। वहीं बात अगर A2 टाइप की गायों की करें तो दुनिया के लिए ऐसी गाय देने का श्रेय सिर्फ भारत को है, जिसे आज बहुत से देश समझने भी लगे हैं। ब्राजील, जिसके पास एक भी भारतीय नस्ल की गाय नहीं थी, उसी मुल्क में चंद भारतीय गायों को आयात कर आज ऐसी करीब 40 लाख गाय तैयार कर ली गई हैं, जिनमें से बहुत सी अब यूरोपीय देशों में निर्यात की जा रही हैं। आज 16 से ज्यादा पश्चिमी देशों में भारतीय गाय के आर्थिक महत्व के चलते लाखों की तादाद में पाला जा रहा है। भारतीय गौवंश का महत्व इस बात से भी साबित हो जाता है कि अकेले अमेरिका ने इन गायों पर रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए हैं। वहीं दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारतीय गौवंश पर न केवल रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि भारतीय मूल की गायों से स्थानीय गायों की ब्रीडिंग करा रहे हैं, ताकि उनकी गायों की नस्ल बेहतर की जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में A2 टाइप गाय के दूध की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां के लोग इस बात को जान चुके हैं कि A1 टाइप का दूध उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ हमारा देश है, जहां अपनी नस्ल को बचाने और उसे उन्नत करने की बजाय विदेशी नस्ल यानी A1 टाइप गौवंश से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और यही वजह है कि ऐसा करने से हमारी भारतीय नस्ल बर्बाद होती जा रही है। गाय यानी एक पालतू, शाकाहारी और दुधारू पशु, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इतना जानना काफी है? शायद नहीं। गाय हमारे दैनिक जीवन में इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौवंश न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय संस्कृति का भी आधार है। महात्मा गांधी के शब्दों में, दुनिया में अगर निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल दी जा सकती है तो वो जरूर गाय होगी।
गौवंश और प्रकृति एक जैसे हैं। हमसे जो लेती हैं उससे कई गुना ज्यादा लौटा देती हैं। दुनिया में केवल भारतीय गाय ही एकमात्र ऐसा चौपाया है जिसकी हर चीज हितकर है, फिर चाहे वो गोबर और गौमूत्र ही क्यों न हो। पौष्टिक दूध, शक्ति से भरपूर घी और बेजोड़ दही, ठीक से कहें तो पंचगव्य, मानव जाति के लिए संपत्तियों का घर कह लीजिए। साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि भारतीय गाय का दूध शक्तिवर्धक द्रव्यों में सर्वोत्तम है, क्योंकि यह न केवल पौष्टिक है बल्कि शक्ति और बुद्धिवर्धक भी है। खूबियां यहां खत्म नहीं होती। दूसरे मवेशियों की तुलना में भारतीय गाय का दूध A2 टाइप का होता है, जो न केवल सुपाच्य है बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है। वहीं गाय के दूध से बना दही भी पाचन शक्ति बढ़ाने वाला और मस्तिष्क को शीतलता देने वाला होता है। दही और दूध ही नहीं, घी भी अमृत से कम नहीं है। घी के बारे में कहा जाता है कि इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन गाय का घी इससे ठीक उलट है। भारतीय गाय का घी खाने से ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही मोटापा। नागपुर आयुर्वेद कॉलेज के हालिया रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में देसी गाय का घी किसी रामबाण से कम नहीं है। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच ने दुनिया को बताया है कि गाय का घी शरीर में रेडियो एक्टिव कणों का प्रभाव भी कम करता है। इतना ही नहीं, इसे चावल के साथ जलाने पर यानी यज्ञ में काम लेने पर प्रोपेलीन ऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो वर्षा करने में उपयोगी होती है। यह शोध इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि हमारी वैदिक संस्कृति कितनी मजबूत और परिपक्व है, क्योंकि भारतवर्ष में अनादिकाल से यज्ञ और हवन करने की परंपरा रही है। गौमूत्र में 24 तरह के लवण पाए जाते हैं, जो कई औषधियां बनाने में काम आते हैं। ये कैंसर से लेकर डायबिटीज और दमा जैसे रोगों में भी कारगर है। एक दो नहीं, सैकड़ों शोध अब तक केवल गौमूत्र पर किए गए हैं। चर्म रोग के लिए चमत्कारी दवा के रूप में यह काम करता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने का गुण भी इसमें है, जिसकी वजह से मोटापे और हृदय रोग से पीड़ितों के लिए यह अमृत है। अब तक गौमूत्र से 42 से भी ज्यादा प्रकार की दवाएं और 2 दर्जन से भी ज्यादा तरह की फसल रक्षक दवाएं तैयार की जा चुकी हैं। वहीं भारत की गौमूत्र थेरेपी कई असाध्य रोगों के उपचार में कारगर रही है। अगर बात गोबर की करें तो यह भी कई खूबियां समेटे है। इटली के वैज्ञानिक ब्रिगेड के मुताबिक गाय का ताजा गोबर टीबी और मलेरिया के कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। साथ ही ये त्वचा के रोगों के लिए भी बेहद उपयोगी है। गोबर के फायदे आर्थिक तौर पर भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि गाय का गोबर फर्टिलाइजर के साथ साथ बायोगैस के प्रोडक्शन में भी काम आता है। फायदों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक और जानलेवा वायरस से बचने का उपाय भी गाय के जरिए ढूंढ निकाले गए हैं। निजी दूध कंपनी ने एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर उन गायों का पहला दूध इकट्ठा किया, जिन्होंने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था, और फिर इसे प्रोसेस कर ओरल स्प्रे तैयार किया गया। भारत की जो नस्ल की गायें हैं आज पूरे विश्व में प्रख्यात हो रही हैं, क्योंकि इनके जो उत्पाद है ये सब मानव जाति तक पहुंच रहे हैं और इसके जो फायदे हैं वो सब जानने लगे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक गाय का पहला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त इजाफा करता है। देसी गाय की इसी खासियत को देखते हुए दूसरी खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर और एड्स के लिए भी दवाइयां तैयार की जा रही हैं। दुनिया को सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देने वाले हमारे राष्ट्र के लिए यह शर्म की बात है। उसका आधार स्तंभ बदकिस्मती के आंसू बहा रहा है। शिकायत किसी गैर से नहीं है, अपनों से हैं, जिनके लिए गौवंश के मायने किसी वस्तु से ज्यादा नहीं है।
भारत में गौ हत्या रोकने को लेकर कई आंदोलन हुए, कई मुहिम चली। कुछ लोग इस चक्कर में जान भी गंवा चुके हैं, तो कुछ आज भी झंडा बरदार है। अफसोस, कामयाबी आज भी हासिल नहीं हो पाई। वजह कई है, कहीं ये सिर्फ राजनीति चमकाने का जरिया है, तो कहीं मुट्ठी भर लोगों के दिलों में दबा आक्रोश। सरकार गौ हत्या रोकने में नाकाम है। देश में बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या जारी है। नतीजा, गायों की संख्या लगातार घटती जा रही है। दुनिया में इस वक्त भारतीय नस्ल की करीब 18 करोड़ गाय ही बची हैं, जिनकी तादाद भारत में करीब 12 करोड़ है। उससे भी कड़वा सच ये है कि इनकी तादाद वक्त के साथ और घटती जा रही है। जो बची हैं, उनमें से भी 25% गायें दूध दूहने के बाद आवारा छोड़ दी जाती हैं। न तो उन्हें भोजन दिया जाता है और ना ही सुरक्षा। नतीजा, सड़क किनारे पड़े कूड़े और कचरे के साथ जानलेवा पॉलिथीन को अपना भोजन बनाना गौवंश की मजबूरी बन गई है। जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि मुगल काल में गौवध पर कड़ाई से रोक लगी हुई थी। बाबर, हुमायूं से लेकर जहांगीर तक सब गौ हत्या के खिलाफ थे और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी था। दक्षिण के शासक हैदर अली के राज में गौ हत्या करने वाले के हाथ तक काटने के फरमान थे। लेकिन अंग्रेज क्या है, गाय के लिए बुरे दिनों की जैसे शुरुआत हो गई और तब से लेकर आज तक इसमें कोई नरमी नहीं आई है, बल्कि आजाद हिंदुस्तान में तो इनकी संख्या और तेजी से घटी है। आजादी से अब तक गौवंश में 80% तक गिरावट आई है। गायों के अस्तित्व पर संकट लाने में सबसे ज्यादा योगदान कत्ल खानों की बढ़ती तादाद का रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान देश में 300 कत्लखाने थे, लेकिन आज ये आंकड़ा अब सिहरन पैदा करने वाला हो चुका है। 36,000 से भी ज्यादा कत्लखाने, जिनमें हर महीने 2 से 3 लाख गाय बेरहमी की भेंट चढ़ रही हैं। तो हर साल 20 लाख से ज्यादा गौवंश तस्करी के जरिए बांग्लादेश पहुंच रहा है। कामधेनु के कत्ल की कहानी में सबसे बड़ा रोल गौमांस यानी बीफ के निर्यात के द्वार खोलने का भी रहा है। हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गाय के खून से हाथ रंगने में हमारा स्थान सबसे ऊपर होगा। हालांकि ऐसा कतई नहीं है कि हमारे देश में इनका कत्लेआम कम होता है। यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कत्लखानों में हर रोज हजारों की तादाद में गौकशी होती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां गाय के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बना है। कुछ ढिलाई के साथ कानून देश भर के 24 राज्यों में लागू है। बात शर्म के समंदर में डुबोने वाली है कि पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और केरल ऐसे राज्य हैं जहां गौ माता सिर्फ कहने भर को है, क्योंकि यहां न गौवंश की हत्या पर रोक है और ना ही गौमांस खाने पर। वैसे कमोबेश हर राज्य में गौवंश हर दिन बड़ी तादाद में कत्लखानों तक पहुंच रहा है, जो भारतवर्ष को शर्मसार करने वाला है। हमसे ठीक स्थिति क्यूबा और ईरान की है, जहां सालों से गौ हत्या पर सख्त कानून बना है। इन मुल्कों में बंजर हो चुकी भूमि को उपजाऊ बनाने में गाय का बड़ा योगदान रहा है। सीख ब्राजील से भी ली जा सकती है। हमारे यहाँ गौवंश धीमे धीमे कम होते होते आज करीबन 8 करोड़ से 12 करोड़ के अंदर सिमट गया। यहाँ हमारा नुकसान यह हुआ, यदि हम मात्र पर्यावरण के बेस पर देखें तो बारिश हमारे यहाँ कम हो गई, ठंड भी हमारे यहाँ कम हो गई, धूप हमारे यहाँ बढ़ गई,
तो पानी की कमी आपोआप हम सभी महसूस करने लगे। ठंड बराबर नहीं गिरने की वजह से धान्य में जो सात्विकता थी वो आपोआप कम होने लगी। कई जगह पर अर्थक्वेक आने लगे, कई जगह पर पूर आने लगे, यानी बाढ़ें आने लगी। सालाना हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का नुकसान हम मात्र एक गौ सेवा की आसेवना नहीं करने की वजह से और गौ की तादादता कम होने की वजह से हम सभी भोग रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय गौवंश आयोग ये बता चुका है कि जैविक खेती और गौपालन से देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि इससे 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। गोधन की रक्षा से व्याप्त बेरोजगारी का निदान होगा। हजारों साल से गोधन भारत की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है एवं गोधन के कारण ही भारत विश्व का समृद्धतम राष्ट्र रहा है। अफसोस, संकीर्ण मानसिकता के लोग अजीब और बेतुका तर्क गौवध के लिए देते रहते हैं। गाय जिंदगी की जंग में पिछड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौवंश को बचाने के प्रयास नहीं हुए। प्रयास तो हुए, अफसोस सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि कोशिश अब भी जारी है। एक गाय की औसत आयु 22 से 25 साल होती है, जिसमें गाय अपनी उम्र के चौथे साल में दूध देना शुरू करती है और यह क्रम उसकी उम्र के 12 सालों तक जारी रहता है। लेकिन इसके बाद गाय न तो बछड़े को जन्म देती है और ना ही दूध देती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो लोगों की नजर में गाय किसी काम की नहीं रहती। और यही वो वक्त होता है जब इसे कत्ल खानों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन यह भुला दिया जाता है कि गाय गोबर और गौमूत्र देना नहीं छोड़ती, जिनका इस्तेमाल न केवल औषधियों में हो सकता है बल्कि ऊर्जा के सबसे बड़े भंडार के रूप में भी काम आ सकता है। जरूरत है बस थोड़ी सी समझ की। यह समझ दुनिया भर में फैलाने का सबसे बड़ा काम किया है नागपुर के गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने, जिसके शोध के चलते कई लोगों तक गाय की उपयोगिता पहुंची है। इस केंद्र की रचनात्मक सोच और गाय के उत्पादों पर सटीक रिसर्च ने उपलब्धि की नई इबारत लिखी है। केंद्र गौमूत्र और गोबर से अब तक 42 से ज्यादा औषधियां बना चुका है, जो कैंसर जैसे रोगों के लिए भी कारगर है। इस संस्थान के रिसर्च का ही नतीजा है कि कल तक जो गोबर केवल जलाने के लिए काम में आता था, आज कई बीमारियों को ठीक कर रहा है। साथ ही गौमूत्र लोगों की जिंदगी को नया सहारा दे रहा है। संस्थान ने अब तक आधा दर्जन प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवा भी लिया है। गाय सलामत रह सके, लिहाजा कई दूसरे सामाजिक संस्थान अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। गौधाम पथमेड़ा इसी कड़ी में सबसे ऊपर स्थान रखता है। यहां 1 लाख से ज्यादा गाय न केवल पाली जा रही हैं, बल्कि इनके उत्पादों की सही मार्केटिंग भी की जा रही है। गाय की उपयोगिता को समझने में हैदराबाद के लोग भी पीछे नहीं हैं। यहां छोटी बड़ी करीब 35 गौशालाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से सत्यम शिवम सुंदरम, भाग्यनगर, शिव मंदिर, नारसिंघी, गोपाल, गोकुल, इमलीवन गौशाला और श्री कृष्ण गौ सेवा ट्रस्ट शामिल हैं, जिन्होंने गौ रक्षा के पुनीत काम को आगे बढ़ाया है। गौवंश की गुहार को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ही सर्वदलीय गौ रक्षा मंच की स्थापना की गई है, जिसने अपने स्थापना के पहले ही साल में गौवंश के प्रति जागरूकता फैलाने में कई कार्यों को हाथ में लिया है। हैदराबाद में भी गौ भक्त गायों को बचाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ 24 गौशालाएं हैं। साथ कई सामाजिक संगठन भी गाय को बचाने में जुड़े हैं, जिनमें सर्वदलीय गौरक्षा मंच का प्रयास सराहनीय है।
मंच प्राथमिकता के साथ गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करवाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। जैसे शेर को नेशनल एनिमल घोषित किया गया है, ठीक मोर को नेशनल पक्षी करके एनिमल राष्ट्रीय पक्षी करके घोषित किया गया, ठीक उसी प्रकार से गौ माता को, गाय को राष्ट्रीय पूजनीय प्राणी घोषित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की 90% जनता ये चाहती है कि गौ माता का किसी भी रूप में कत्ल न हो। हम लोग गाय के प्रोडक्टों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ मिलती हैं, कहाँ से उसका उपयोग करें और कौन बना रहे हैं, उसके बारे में जनता को पूरे जागरूक करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। और गाय के गौ माता को और उसके गोवंश को इंश्योरेंस द्वारा बचाया जाए, इंश्योरेंस किया जाए, इस पर भी हमारा एक मंथन चल रहा, विचार चल रहा है। और घर घर में रसोई गैस के लिए गोबर गैस के प्लांट लगाने की भी विचार हम लोगों का चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर्वदलीय गौरक्षा मंच अभियान को बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस मंच से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी है और ये बड़े गर्व की बात है कि इतनी व्यस्त रहते हुए भी महिलाएं इस काम के लिए इतना समय निकाल पा रही हैं और उसमें योगदान दे रही हैं। गौ संवर्धन के लिए गौपालकों के हाथ मजबूत करने की दिशा में भी संस्था ने कदम बढ़ाए हैं, जिसके तहत गायों का इंश्योरेंस और गोबर गैस के प्लांट लगवाना शामिल है। सर्वदलीय गौरक्षा मंच द्वारा हम गौरक्षा महाकुंभ मेला आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रांतों से संत महात्मा पधारे हैं। सभी संत महात्माओं का एक ही विचार था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौरक्षक गौ माता को कैसे बचाई जाए। जरा सोचिए, भारतीय गोवंश की जो तस्वीर हमने आपके सामने रखी है वो बस बानगी भर है। एक माँ को अपने परिवार को बचाने के लिए हमसे गुहार लगानी पड़ रही है। गौर करिए इस गुहार पर, वरना ऐसा न हो कि गोवंश इतिहास की पुस्तक के चैप्टर में तब्दील हो जाए और आने वाली पीढ़ी इस बहुमूल्य धरोहर का हिसाब मांगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाए। वक्त है, जागिए और संकल्प लीजिए, वंदे गौ मातरम।